अमेज़न के जंगल कट रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। 2 पेड़ लगा रहे हो और ज़िंदगी ऐसी जी रहे हो कि 2000 पेड़ कटने पड़ रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए, एक आदमी की। तो 2 पेड़ लगा के क्या मिलेगा? यही सब जो जीडीपी वाले हैं, ये आप तक क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी खबर आने से रोक रहे हैं। ये खबर कोई नहीं पहुंचने दे रहा आप तक, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं, सरकार नहीं। सरकारें तो खास तौर पे छुपा रही हैं। ये जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब बिल्कुल पगलाए हुए हैं। ये अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना। जैसे आपके घर में आग लगी है और आप भीतर बैठ के नोट गिन रहे हो। हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत होशियार आदमी हैं, ये बताते हैं 2070 तक हम ऐसा कर देंगे। 2070 में तुम जिस शहर की बात कर रहे हो, शहर ही नहीं बचने वाला। कृपा करके जो परंपरावादी हैं, ये ना कहें कि अरे हाँ आजकल ज़माना ख़राब आ गया है, ये नई चीज़ है, वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इसने पृथ्वी बर्बाद कर दी। सॉरी सर, आपकी जो इंडियन परंपरा है वो भी यही कहती है, भोगो भोगो भोगो। सर, मैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थोड़ा सर्च कर रही थी और मैंने आपके वीडियोस भी देखे। तो आप उसमें सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी वजह फॉसिल फ्यूल्स का अंधाधुंध कंजम्पशन और एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन है, बल्कि रादर आप ये बोलते हैं कि एफॉरेस्टेशन एक इनइफेक्टिव मेथड है। और आज हम देखते हैं कि एक ट्रेंड सा है कि जो भी थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बर्थडेज़ में, एनिवर्सरीज़ में एक संकल्प ले रहे हैं कि हम पेड़ लगाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है? जब मैं छोटा था तो सरकारी नारा चलता था, जो अपनी उम्र के हैं उनको ध्यान आएगा, कि बच्चे 3 और पेड़, कुछ इस तरह का था। क्या था, याद आ रहा है किसी को? कहते थे कि बच्चे 2 या 3 होने चाहिए, सरकार का था, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, कि बच्चे 2 या 3 होने चाहिए और पेड़ लगाओ कम से कम 5 या 10, कुछ ऐसा था, सरकार कहती थी। सारी गड़बड़ ये है कि ये गणित बहुत खराब है, एकदम गलत हिसाब है। पेड़ निस्संदेह बहुत जबरदस्त चीज हैं, पेड़ों ने ही बहुत कुछ संभाल कर रखा हुआ था आज तक। पर ये जब आप एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं ना, एफॉरेस्टेशन माने क्या? पेड़ लगाना, पौधे रोपना। पेड़ तो नहीं लगाए जाते, पौधे रोपे जाते हैं इतने इतने। एक पेड़, जब आप क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से देखते हैं तो एक पेड़ प्रतिवर्ष बस 20-30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकता है। पेड़ क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड सोख के? वो उसको लकड़ी बना देता है। लकड़ी, पत्ती, जो पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सब बन जाता है पेड़ में, ठीक है। और पेड़ भी ये तब कर सकता है जब पहले पेड़ कम से कम 10-20 साल, 25 साल पुराना पेड़ हो, तब ये पेड़ कर सकता है। उसमें भी अभी गड़बड़ है। पेड़ अगर ज्यादा पुराना हो गया तो ये नहीं करेगा, पेड़ मरेगा नहीं, पर करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया ना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उससे क्या बनाता है? लकड़ी। अब पेड़ का आकार तो बड़ा हो गया, अब आपकी एक हाइट है, आप हो गए हो 5-4 के मान लो, अब उसके बाद हमेशा तो नहीं बढ़ते रहोगे। तो पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड तभी तक सोख रहा था जब तक अभी उसे और लकड़ी का निर्माण करना था। उसके बाद भी लेगा, पर कम लेगा, अब कम लेगा। और इसी तरह से जब पेड़ बहुत छोटा है तब भी वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके पास इतना सा तो उसका तना है, वो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लाके उसको लकड़ी बनाएगा? पतला सा तो है। तो पेड़ बस अपने यौवन के कुछ दशकों में कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्टिवली सोखता है। पहली बात तो ये समझो, जो पेड़ की पूरी लाइफ साइकिल है उसमें जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स हैं, जो एकदम जब छोटू ही था, आप तो इतना सा लगाते हो ना, इतना सा लगाते हो धीरे धीरे, तो जो उसके ग्रोइंग अप ईयर्स हैं उसमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखता। इसीलिए पेड़ क्लाइमेट चेंज की दृष्टि से
इनइफेक्टिव है, अप्रभावी, कह सकते हो अनुपयोगी, जब वो अभी छोटा है। फिर वो उपयोगी होता है जब अभी वो मर्द बनने लग जाता है, जब उसके तने पर लकड़ी चढ़ने लगती है, उसका घेराव बढ़ने लगता है, तब वो उपयोगी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की दृष्टि से। फिर एक दिन आता है जब पेड़ ने अपनी पूरी ऊंचाई पा ली। अब उसके बाद फिर वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं सोखता, क्योंकि अब क्या करेगा सोख के, सोखता है पर अब उसके सोखने की दर कम हो जाती है। तो एक तो ये। दूसरी बात, पेड़ जब अधिकतम भी सोखता है, मैक्सिमम, तो मैंने क्या बोला, कितनी सोख लेता है? 20 से 30 किलो प्रतिवर्ष। 20 से 30 किलो प्रतिवर्ष। और आप जो एक बच्चा पैदा करते हो, जो एक इंसान दुनिया में आता है, वो प्रतिवर्ष कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, एमिट करता है? चलो सब लोग गेस करो। पेड़ सोखने में लगा हुआ है। हम पेड़ करते हैं कि चलो पेड़ लगाएंगे तो इससे ठंडक आ जाएगी, क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, ये सब हो जाएगा। ऐसी बातें पढ़ने को मिलती है ना। जहां बात करो क्लाइमेट चेंज की, तहां सब ये जितने उत्साही लोग हैं या जाते हैं, कहते हैं चलो वृक्षारोपण करें, जैसे वृक्षारोपण से अब कुछ हो जाना है। एक पेड़ लगाओगे तो वो एक साल में 20 से 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। बढ़िया मस्त पेड़, ये झाड़ झंखाड़ नहीं जो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, बबूल कीकर, इनसे नहीं होगा। हम वृक्ष की बात कर रहे हैं, बड़े वृक्ष, वो भी 20-30 किलो सोख लेंगे, बहुत हुआ तो 35 किलो। और जब एक सदस्य दुनिया में जो मनुष्य प्रजाति है इसका बढ़ता है, माने एक बच्चा पैदा होता है, तो बताओ वो एक साल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है? चलिए कौन बनेगा करोड़पति, बताओ भाई। एक साल में पेड़ का कितना आया? 20-30 किलो। तो अब बताओ बच्चा एक साल में, बच्चा माने जो पैदा हुआ है, वो उसका कितना आता होगा? 2 टन। हथौड़ा होना चाहिए। हाँ, 2 टन 1, 2 टन 2, आगे बताओ। 60, 2.5, 70, 1000। पेड़ 20-30 और बच्चा 1000। बच्चा 1000, पता नहीं। हाँ, आगे 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 आगे। यहाँ कोई और उत्साही खिलाड़ी नहीं बैठा हुआ है, खतरे उठाने वाला कोई नहीं बैठा? हाँ भाई उदित, कितना? 4 टन। या यही बता दें प्रश्नकर्ता, आप बताइए ना, पहले तो आपको बताना चाहिए। हम इधर उधर से काहे को ले रहे हैं? हाँ 10 टन। हाँ 10 टन। छोटा सा तो होता है बच्चा, क्या करेगा? 10 टन से ज्यादा क्या करेगा? इतनी तो पोटी भी नहीं करता। हाँ भाई बताओ, कौन बताएगा असली आंकड़ा? पेड़ सोखता है, फिर से इसको जरा भीतर उतरने दीजिए छाती में, ताकि ये पेड़ की रट लगाना आप बंद करो। पेड़ सोखता है अधिक से अधिक 20 से 30 किलो। और हम बात कर रहे हैं वो अमेज़न वाले वृक्षों की, ये छोटे मोटे पेड़ों की नहीं बात कर रहे। जैसे हमारे यहाँ पे ये एल्स्टोनिया है, ये एल्स्टोनिया नहीं वृक्ष कहलाता। बच्चा कितना उत्सर्जित करता है? बोलो बोलो। 60,000 किलो। तो वृक्ष का है, साल में वो अधिक से अधिक बेचारा पूरा पंपिंग करेगा, सोखेगा, तो 20-30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना ले लेगा, उसकी लकड़ी बना देगा। और जो एक इंसान पैदा होता है वो साल में 60,000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। अब बताओ पेड़ लगाने से कुछ होगा? एक पेड़ 20-30 किलो अधिक से अधिक बेचारा सोख पाएगा, इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। जबरदस्त वृक्ष भी अधिक से अधिक 30-35 किलो सोख लेगा। और वो भी वो ऐसा नहीं कि तुमने आज लगाया तो आज सोखना शुरू करेगा। पहले तो उस बेचारे को बचना चाहिए, पहले तो वो बचे। आप जानते हो कि इसमें एफॉरेस्टेशन, आपने टर्म यूज करी, एफॉरेस्टेशन में सक्सेस रेट क्या है? ये सब आपको पता करके आना चाहिए सवाल पूछने से पहले।
एफॉरेस्टेशन में जो सर्वाइवल रेट है वो 2% से 15% का है, वो भी जब वो किसी ऑर्गेनाइज्ड एजेंसी द्वारा करा जाता है। ये नहीं कि आपने अपने घर में लगा दिया, मोहल्ले में लगा दिया, उसमें तो शायद और कम होगा। जब सरकार या एनजीओ वगैरह करते हैं तो भी उन्हें 2 से 15% का सक्सेस रेट मिलता है। 2 से 15% मतलब समझ रहे हो कि अगर 10 लगाते हैं तो उसमें से एक पेड़ बचता है, बाकी बकरी खा गई, पानी नहीं दिया, कुछ हो गया, वो मर गया। मर गया माने उसको वृक्ष बनने में बहुत समय लगता है, उतने समय तक वो जी नहीं पाया। ये नहीं कि आज ही मर गया, आज मर सकता है, 1 साल बाद मर सकता है, 2 साल बाद मर सकता है, 4 साल बाद मर सकता है, पर वो पूरा वृक्ष नहीं बनने पाया। पूरा वृक्ष अगर बन भी जाए तो अपने पीक एब्जॉर्प्शन पीरियड में वो 30 किलो कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष सोखेगा, सिर्फ 30 किलो प्रतिवर्ष। और एक इंसान जो पैदा हुआ है वो 60,000 किलो प्रतिवर्ष निकालेगा। एक इंसान जो पैदा हुआ है वो 60,000 किलो प्रतिवर्ष निकालेगा। एक पेड़ बेचारा 20-30 किलो सूखेगा। बताओ पेड़ क्या कर सकता है? पर हम अपने आप को धोखा देने में माहिर हैं। हम अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी जिंदगी वैसे ही चलाऊंगा, आबादी वैसे ही बढ़ाऊंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा। तुम्हारे पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो पेड़ों की लाश पर बनी है। तुम 2 पेड़ लगाते हो, तुम 10 पेड़ खाते हो। तुम जिन तरीकों से जी रहे हो वो तरीके संभव ही नहीं है वनों के विनाश के बिना। और आप अपने आप को धोखा देने के लिए, अपनी नजर में पाक साफ रहने के लिए 2 पेड़ 5 पेड़ लगा देते हो, 20 पेड़ लगा देते हो। उससे क्या हो जाएगा? किसको धोखा दे रहे हैं हम? ये पेड़ लगा करके हम किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अमेज़न के जंगल कट रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। 2 पेड़ लगा रहे हो और जिंदगी ऐसी जी रहे हो कि 2000 पेड़ कटने पड़ रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए, एक एक आदमी की। तो 2 पेड़ लगा के क्या मिलेगा? हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरल रिसोर्स इंटेंसिव ना हो। हमारी एक एक सांस प्रकृति के विनाश पर आधारित है। ऐसा नहीं कि वो आवश्यक है, पर हमारी विचारधारा ऐसी, आइडियोलॉजी ऐसी है, जो हमारा फिलोसॉफिकल इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है। हमें जीवन जीने का जो तरीका बता दिया गया है वो तरीका ही यही है कि प्रकृति के विनाश के बिना हम जी ही नहीं सकते। हम प्रकृति के विनाश के बिना जी ही नहीं सकते। तो ये जो पेड़ लगाने वाले डू गुडर्स हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि थोड़ा आंकड़े देख लो, उसके बाद शोर मचाओ कि पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। पेड़ अगर लगाने हैं तो फिर इतने लगाने पड़ेंगे कि अरबों पेड़ लगाने पड़ेंगे। ये 2-4 पेड़ से नहीं होगा, और अरबों पेड़ लगाने ही नहीं पड़ेंगे। भूलना नहीं कि उनका सर्वाइवल रेट कितना होता है। तो जितने पेड़ चाहते हो कि बचें उसके 10 गुना लगाने पड़ेंगे। जितने पेड़ चाहते हो कि बचें उसके 10 गुना पेड़ लगाओ, और फिर उनको तब तक पालो पोसो जब तक कि वो कम से कम 5-10 साल में बड़े वृक्ष ना बन जाए। तो ये तो पेड़बाजी हुई, इसको समझना बहुत जरूरी था। ये स्पष्ट हो गया पेड़ होगा। अब इस पे और बोलेंगे जितना मतलब गला अनुमति देगा। अब इस पर आते हैं जो दूसरी बात है इनकी कि फॉसिल फ्यूल मत जलाओ, फॉसिल फ्यूल मत जलाओ, उससे हो जाएगा। इसमें क्या चल रहा है? इसमें यह चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के आएंगे, उससे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल बिना आंकड़े देखे आप फिर से आ जाते हो, और मैं 100 बार बोलता हूं आओ तो आंकड़े लेकर आओ। एक ईवी जो होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में जो एक फॉसिल फ्यूल कार होती है, इंटरनल कंबशन इंजन वाला जो व्हीकल होता है, उसकी अपेक्षा बस 25 से 50% कम एमिशन करती है। आपको खुश होना चाहिए, ताली बजाओ बच्चा लोग। माने अगर आपके पास एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी होती और उसकी जगह आपने क्या ले ली? ईवी ले ली, तो पेट्रोल गाड़ी अगर 100 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती, तो आपकी जो ईवी है वो 50 से 75 एमिट करती है अपने पूरे लाइफ साइकिल में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और फिर उसकी रिसाइकलिंग, डिस्पोजल सब इन्वॉल्व है। तो खुश होने की बात है, हो जाए खुश? नहीं, क्योंकि हमने आंकड़े पूरे नहीं देखे। साधारण सा एक गूगल करो कि अमेरिका में 1000 लोगों पे कितनी कारें हैं।
और भारत में 1000 लोगों पे कितनी कारें हैं? करो जरा सा, जल्दी से करो भाई। अमेरिका में 1000 लोगों पे लगभग 1000 ही कार हैं, अगर मेरे आंकड़े दुरुस्त हैं तो। और भारत में लगभग 7.5% घरों में कार है। अगर हम एवरेज फैमिली साइज 5 या 6 मान लें भारत में, तो इसका मतलब हुआ कि भारत में 500 लोगों पे कितनी कार हुई? 7.5। 7.5% घरों में कार है, तो 100 में से 7.5, 100 परिवारों में 7.5 कार, 100 परिवार माने 500 लोग, तो 500 लोगों पे 7.5 कार, तो 1000 लोगों पे 15 कार। ठीक जा रहा हूं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं? जी, भारत का अनुमान है कि 2022 में भारत में 24 पैसेंजर व्हीकल्स थे पर 1000। हाँ, तो मैंने 15 बोला, उसको 24 मान लो, ठीक है, क्योंकि मैंने एवरेज फैमिली साइज 5 ले ली है, वो 5 से घट के 4 हो गई होगी, तो इसीलिए शायद 400 लोगों पे 7.5 था, तो 400 पे 7.5 लोगे तो 1000 पे फिर वो आ जाएगा इतना 24, ठीक है। और अमेरिका में 860 से 910 के बीच में। 860 से 910, मैंने माना था 1000 ही है, वो 900 मान लो, ठीक है, 860 से 910। अमेरिका में 1000 लोगों पे 900 गाड़ियां हैं, 900 कार, ठीक है। अभी ऑथेंटिक डेटा आ गया, अप्रॉक्सीमेट भी नहीं है। अमेरिका में 1000 लोगों पे कितने हो गई? 900 कारें हो गई। भारत में 1000 लोगों पे कितनी कार हो गई? 24। ईवी क्या करता है कि आपका एमिशन मान लो 30% कम कर देता है। 30% आप एमिशन कम कर लो, लेकिन भारत को तो क्या बनना है? अमेरिका। भारत को क्या बनना है? अमेरिका। अमेरिका बनने के लिए जरूरी है कि भारत जो अपनी व्हीकल डेंसिटी है, पर कैपिटा नंबर ऑफ कार्स जो है, उसको 30 गुना करे। 24 को 30 से अगर गुणा भी कर दोगे तो कितना हो गया? 720। वो तब भी अमेरिका जितना नहीं हुआ। और हम तो विकास का क्या मतलब समझते हैं? यही भाई, ऑटो उद्योग की तरक्की होनी चाहिए, घर घर में कार आनी चाहिए, यही तो विकास है ना। तो कुल 1000 में बेचारे भारतीयों के पास कुल 24 ही तो कार है। 1000 आदमी पे कुल 24 कार है, तो विकास का मतलब ही क्या हुआ अनुज? 24 कार को कम से कम कितना कर दें? 30 गुना तो करें, तब भी हम अमेरिका की टक्कर में बराबर नहीं आएंगे। 24 को 30 गुना भी कर दोगे तो 1000 लोगों पे कितनी कार हो गई? 720। और अमेरिका में 1000 लोगों पे कितनी कार है? तो 30 गुना हम करना चाहते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो 30% कम होगा। और 30 गुने में 30% कम कर दो तो भी क्या हो जाएगा? कितने गुना बढ़ गया? 21 गुना। 30 गुने में 30% कम कर दो तो भी 21 गुना बढ़ गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल लाके भी तुम एमिशंस कम नहीं कर रहे, 21 गुना और बढ़ा रहे हो। पर बहुत लोगों को लगता है मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, अब मैं तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो गया। उसकी पट्टी भी हरे रंग की लगती है, सरकार लगवाती है हरे रंग की पट्टी। भाई टोटल एमिशन पर व्हीकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स होता है ना। तो एमिशन पर व्हीकल तो 30% कम कर रहे हो ईवी ला करके, पर नंबर ऑफ व्हीकल्स तुम बढ़ा रहे हो गवर्नमेंट पॉलिसी द्वारा, क्योंकि तुम्हारी विकास की परिभाषा ही जीडीपी सेंट्रिक है। तुम बोल रहे हो जीडीपी बढ़ रहा है तभी तो विकास हो रहा है, और जीडीपी कैसे बढ़ेगा अगर ऑटो उद्योग नहीं बढ़ेगा? ऑटो उद्योग बढ़ने का मतलब ही यही है कि घर घर में कार पहुंचनी चाहिए, और घर घर में कार पहुंचाओगे तो तुम ईवी भी लेकर के आओ तो भी एमिशंस 21 गुना बढ़ेंगे। और तुम्हें एमिशन बढ़ाने नहीं है, तुम्हें एमिशन घटाने हैं। जितने एमिशन आज हैं अगर इतने भी चलते रहे तो हम पृथ्वी को नहीं बचा सकते। जितने कार्बन एमिशंस आज हैं अगर इस पर स्टेबलाइज भी कर लें तो भी हम पृथ्वी को नहीं बचा सकते। और जो आप ईवी पॉलिसी लेकर चल रहे हो वो तो 21 गुना और बढ़ा देगी एमिशंस को। पर ये दो बातें हैं जिनको लेके पढ़े लिखे लोग भी बहुत उत्साहित रहते हैं। एक तो पेड़ लगाओ और दूसरा ईवी चलाओ। ना ईवी चलाने से कुछ हो सकता, ना पेड़ लगाने से कुछ हो सकता। जिससे हो सकता है कहिए तो उसकी बात करूं, नहीं तो घर चलते हैं। आप में से कुछ लोगों ने ईवी वगैरह बुक भी करा रखी होगी, बेकार में काहे को मैं बुकिंग कैंसिल कराऊं। बड़ा प्रचलन है आजकल, छोटे छोटे सैपलिंग्स ले लेंगे, एक दूसरे को दिखा रहे हैं
एक सज्जन थे पहले, ऐसे लोग यहाँ गुलाब खोस के चलते थे, वो यहाँ पे सैपलिंग लेके चलते हैं, बोलते जो मिलता है उसको दे देता हूँ कि तो लगाओ। बोलते इस तरीके से मैं पृथ्वी को बचा रहा हूं। ऐसे पृथ्वी नहीं बचने वाली। तुम बिना आंकड़ों के बात कर रहे हो, तुम बेतुकी तर्कहीन बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता। जो मूल वजह है वो समझो। मूल वजह है हमारी विकास की गलत अवधारणा, बैड फिलॉसफी ऑफ लाइफ इटसेल्फ। हमें बता दिया गया है कि हम पैदा हुए हैं प्रकृति को, नेचर को भोगने के लिए, और इसी का नाम तरक्की है। डेवलपमेंट कंसिस्ट्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर। मैं अलग हूं, ये अलग है, और मेरी खुशी इसमें है कि मैं इसको भोग लूं। मैं अलग हूं, ये अलग है, मेरी खुशी इसमें है कि मैं इसको भोग लूं। हमें ये फिलॉसफी पढ़ा दी गई है। ये पूरे तरीके से एक वेस्टर्न फिलॉसफी है, डुअलिस्टिक। मैं अलग, ये अलग, मैं अलग, ये अलग। और मेरी खुशी किसमें है? इसको भोगने की। मैं इससे क्या हूं? मैं इससे ऊपर हूं। सुनते नहीं हो जब हम बोलते हैं कि भाई ये सब जानवर क्यों खा रहे हो, तो कई हमारे दोस्त आके कह रहे हैं क्योंकि ये तो बनाए ही गए हैं खाने के लिए। मैं ऊपर हूं, ये नीचे है। ये सब कुछ बना ही इसीलिए कि मैं इसको एक्सप्लॉइट करूं। ये जो फिलॉसफी है ना, ये जब तक नहीं बदलेगी तब तक पेड़ और ईवी से नहीं होगा। और ये फिलॉसफी सिर्फ राइट एजुकेशन से बदल सकती है। कोई इस बात को समझ नहीं रहा है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। क्लाइमेट चेंज का इलाज शिक्षा है। लोगों को ताज्जुब होता है, कहते हैं शिक्षा से थोड़ी होगा। मैं कह रहा हूँ शिक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। ये जो तुम्हारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्हें कुछ नहीं पता सब कैसे हो रहा है। ये सोच रहे हैं कि क्लीन एनर्जी और ये सब करके हो जाएगा, नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्लाइमेट चेंज एक स्पिरिचुअल क्राइसिस है, और उसका सिर्फ एक स्पिरिचुअल सॉल्यूशन ही हो सकता है। समझ में आ रही है कुछ बात आपको? भारतीय दर्शन आपसे कहता है, मैं इसलिए आपसे वेदांत की इतनी बात करता हूं, तुम इससे भिन्न नहीं हो। बार बार आपको यही समझाता हूं ना मैं, पूरे गीता पाठ्यक्रम में। तुम इसी महासमुद्र की एक लहर मात्र हो। यही कृष्ण बोलते हैं, यही अष्टावक्र बोलते हैं, यही संतों ने गाया है। तुम भिन्न हो ही नहीं। जब तुम इससे भिन्न नहीं हो तो तुम्हें इसको एक्सप्लॉइट करके क्या मिल सकता है? एक लहर को पानी पी पी के क्या मिलेगा बताओ? जो लहर है वही पानी है, तो लहर को और पानी पी के कुछ मिलेगा? यह भारतीय दर्शन है। तुम इससे अलग हो ही नहीं, तो फिर एक्सप्लॉइटेशन से कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन वहां पर एरिस्टोटल से शुरू करके, एरिस्टोटल से भी पीछे और चले जाओ तुम, प्लेटो से शुरू करके, और अभी हाल में आ जाओ तुम, सबसे जो बड़ा उदाहरण है डेकार्ट। वहां लगातार फिलॉसफी यही रही है, हम अलग हैं। माइंड मैटर डाइकोटोमी। मैन एग्जिस्ट्स टू एक्सप्लॉइट नेचर, एंड इन दैट लाइज हिज कॉन्क्वेस्ट एंड हैप्पीनेस, एंड दैट इज व्हाट इज क्लाइमेट क्राइसिस, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर। जब तक हम अपनी खुशी के अच्छे, बेहतर, सूक्ष्म तरीके नहीं ढूंढेंगे, तब तक हमें खुशी बस एक चीज में मिलेगी। क्या? जो सामने उसको काट कूट दो, उससे अपने उपयोग का कुछ सामान बना लो। यही क्लाइमेट क्राइसिस है। तो क्लाइमेट क्राइसिस सॉल्यूशन है हाइयर प्लेजर्स, कि तुम्हें आनंद भी मिल जाए और प्रकृति का नुकसान भी ना हो। जब तक तुम्हें एक ही चीज में खुशी मिलती है कि फ्यूल जलाओ, फ्यूल जलाओ, तो तुम फ्यूल जलाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब तक तुम्हें एक ही चीज में खुशी मिलती है कि बीफ खाओ, पॉर्क खाओ, मटन खाओ, चिकन खाओ, तुम ये सब खाओगे, कोई कानून तुम्हें नहीं रोक सकता। शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, जीवन की शिक्षा तुमको ऊंचे आनंद देती है। तुम्हें बताती है कि बिना किसी को मारे काटे भी जॉय कैसे हासिल किया जा सकता है। फिर तुम्हें कुछ मारने काटने की जरूरत नहीं है।
समझ में आ रही है बात? ये हम बहुत मूर्खतापूर्ण राह चल रहे हैं। आप अखबार उठाओ, आज का ही अखबार है, उसमें आर्टिकल्स रहते हैं बड़े बड़े, अगले 20 सालों में हमें कैसे 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 तरक्की करनी है। और वो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं। कोई G20 के किसी पद पे आसीन है, कोई कुछ हैं, कोई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब लिख रहे हैं। और उस पूरी बात में क्लाइमेट वर्ड एक बार नहीं होता, एक बार क्लाइमेट शब्द नहीं आता। और वहीं पे कहीं पे छोटा सा कुछ उसी पेज में कोई आर्टिकल लिखा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में। जब तक एक ही पेज पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही होगी एक आर्टिकल में, और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही होगी दूसरे आर्टिकल में, तब तक क्लाइमेट चेंज नहीं रुक सकता। नहीं समझे? तुम कह रहे हो मुझे जीडीपी तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। हाँ, साथ में देखो क्लाइमेट क्राइसिस का अगर कुछ समाधान हो सकता है तो कर लेंगे। ये जो तुम्हारी जीडीपी सेंट्रिक फिलॉसफी है ना, ये बैड फिलॉसफी है, वेरी वेरी बैड फिलॉसफी। और ये हमें अगले कुछ दशकों के भीतर ही पूरी तरह खत्म कर देगी। हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, हम जड़ से उखड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा कुछ कष्ट हो जाएगा, हम विलुप्त होने वाले हैं। मुझे दर्द ज़्यादा इस बात का रहता है कि करतूत हमारी और हमसे पहले लाखों दूसरी ऐसी मासूम प्रजातियां विलुप्त होंगी जिनका कोई दोष नहीं, उन्होंने बेचारों ने कुछ करा नहीं। यही सब जो जीडीपी वाले हैं, ये आप तक क्लाइमेट क्राइसिस की पूरी खबर आने से रोक रहे हैं। आप क्या सोच भी सकते हो कि प्रतिदिन 1000 प्रजातियां एक्सटिंक्ट हो रही हैं, विलुप्त? मैं बोलूं तो आपको लगेगा ये तो एग्जैजरेशन है। ये खबर कोई नहीं पहुंचने दे रहा आप तक, कोई अखबार नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं, सरकार नहीं। सरकारें तो खास तौर पे छुपा रही हैं। ये जितने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये सब बिल्कुल पगलाए हुए हैं। ये अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना। जैसे आपके घर में आग लगी है और आप भीतर बैठ के नोट गिन रहे हो और योजना बना रहे हो कि किस तरह से अगला नोट हासिल करूंगा। तुम्हारा घर ही जल चुका है, तुम भी जलने वाले हो, तुम्हारे नोट भी जल जाएंगे, कुछ बचना नहीं है। पागल, बिल्कुल पागल, विक्षिप्त। समय ऐसा है जब किसी भी बातचीत में दो अगर लोग बात कर रहे हैं, किसी भी बातचीत में क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। किसी भी मुद्दे पे कोई भी आर्टिकल है, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। कोई मूवी बन रही है, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें क्लाइमेट का होना जरूरी है। कोई सिलेबस है एजुकेशनल, उसमें क्लाइमेट शब्द का होना जरूरी है। उसकी जगह आर्टिकल्स आते हैं, लेख आते हैं, प्रोजेक्शंस आते हैं कि 2070 में भारत को और कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। और ये बता रहे हैं कि 2070 में हम मुंबई में कैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। 2070 में मुंबई है? किन ख्वाबों में हो, किन ख्यालों में हो? और इन्होंने बड़े बड़े प्लान बना रखे हैं कि हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बहुत होशियार आदमी हैं, ये बताते हैं 2070 तक हम ऐसा ऐसा कर देंगे। 2070 में तुम जिस शहर की बात कर रहे हो, शहर ही नहीं बचने वाला। बीस सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ चुका है पहले ही, पागल। हम किस दुनिया में है? मीन सी लेवल 20 सेंटीमीटर्स बढ़ चुका है। 2070 में हो सकता है 100 सेंटीमीटर बढ़ चुका हो। तुम किस दुनिया में हो? बांग्लादेश पूरा साफ हो जाएगा,
बैंकॉक पूरा साफ हो जाएगा, भारत के बहुत सारे तटीय शहर पूरी तरह साफ हो चुके होंगे, ग्लेशियर्स हिमालय के सब पिघल चुके होंगे, नदियां हमारी जितनी हैं जो हिमालय के ग्लेशियर से आती हैं सब सूख चुकी होंगी। हम कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं, किस जीडीपी की बात कर रहे हैं? हेलो, कितना है मीन अभी सी लेवल राइज? एकदम आज का डेटा देना। 90% जो हीट होती है वो ओशन ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा बड़ा असर वाटर बॉडीज़ पे पड़ रहा है, जिसमें ग्लेशियर आता है, ओशंस आते हैं, नदियाँ आती हैं। नदियों में पहले बाढ़ आएगी क्योंकि बर्फ़ तेज़ी से पिघलेगी, उसके बाद नदियाँ सूख जाएंगी क्योंकि बर्फ़ बचेगी ही नहीं। सी लेवल ऐसे 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 राइज करते रहेंगे। इतना राइज करने मतलब सोचते हो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? यूरोप के बहुत सारी राजधानियाँ जो तटीय हैं वो डूबने वाली हैं। उनको है, वो समझ रहे हैं इस बात को, उन्होंने अपनी अप्रोच बदल दी है। वो अपनी बजटिंग जीडीपी के हिसाब से नहीं कर रहे अब। पर खासकर हिंदुस्तान में हम अभी पता नहीं किन ख्वाबों में हैं। और क्लाइमेट चेंज से दुनिया के जिन देशों पर बिल्कुल गाज गिरने वाली है उनमें भारत सबसे आगे है। जो देश बिल्कुल तबाह होने वाले हैं उनमें भारत सबसे आगे है। उन छोटे मोटे देशों को छोड़ दो बस, जो कि बिल्कुल द्वीपीय देश हैं, आइलैंड नेशंस जो डूब ही जाएंगे, जैसे मालदीव्स, उनको छोड़ दो। उनके बाद जिन पर सबसे बुरा आघात होगा वो भारत जैसे देश हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान। एक डिग्री से ऊपर हम जानते ही हैं कि तापमान बढ़ चुका है, औसत ग्लोबल टेम्परेचर, इतना तो पता ही होगा। 2 डिग्री पर फीडबैक साइकिल्स लॉन्च हो जाएंगे। फीडबैक साइकिल्स की लॉन्चिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? अब उसे रोका नहीं जा सकता। मिसाइल लॉन्च हो गई है, अब उसको आप इंटरसेप्ट या अबॉर्ट नहीं कर सकते। 2 डिग्री पर मामला हमारे हाथ से निकल जाएगा। और अभी हम कह रहे हैं कि देखो हम किस तरीके से देश के अलग अलग शहरों में मैं और स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, अभी ये करेंगे और अर्बनाइजेशन करेंगे हमें भी बहुत सारा। उसी अर्बनाइजेशन का नतीजा है कि तुम्हें रात में नींद नहीं आती बच्चे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, अर्बनाइजेशन। जिस अर्बनाइजेशन को आप समाधान समझ रहे हो वो मौत है। पर भारत की पूरी पॉलिसी इसी पे है कि हमें तो अभी अपने सब लोगों को अर्बनाइज करना है और बहुत तेज़ी से हमें जीडीपी आगे बढ़ाना है। पहाड़ काट दो, नदियों पे अभी और बांध बनाओ, हाइड्रो पावर, ये वो, हाइडल, कोल निकाल लो। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कार्बन एमिशन 25% कम करता है या 50, वो इस पे निर्भर करता है कि वो जो एनर्जी उसमें आ रही है, चार्जिंग हो रही है, वो चार्जिंग कोल से आ रही है कि सोलर से आ रही है कि न्यूक्लियर से आ रही है। हमारी तो सारी किससे आती है? कोल से ही आती है। वो अभी हसदेव में क्या करा है? कोल के लिए ही तो सब करा है। हमारा तो सब कोल से आता है। जब कोल से आता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे यहाँ कोई सेंस ही नहीं रखता। कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी है जिससे तुम अपना ईवी चला रहे हो। क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है रिड्यूस द अर्ज टू कंज्यूम एंड दैट विल रिक्वायर एजुकेशन। वो जो सेंट्रल अर्ज टू कंज्यूम है ना, वही 2 रूप लेती है। अब ये बात यहां से बोरिंग होगी, जिन्हें बोरिंग लग रही है उठ के चले जाएं, पर असली बात यहां से शुरू हो रही है। वो जो हमारी बैड फिलॉसफी है ना, वो हमें क्या भर देती है कूट कूट के? द अर्ज टू कंज्यूम। वो जो अर्ज टू कंज्यूम है वो 2 शक्लें लेती है। पहला, अपनी आबादी बढ़ाओ। दूसरा, अपनी खुराक बढ़ाओ। खुराक माने भोग, कंजम्पशन। हम बहुत सारे होंगे और हम बहुत सारा कंजम्पशन भी करेंगे।
हम दोनों बातें बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ हेड्स और कंजम्पशन पर हेड, विच बेसिकली मीन्स कंजम्पशन राइजेज एक्सपोनेंशियली, स्क्वायर इट। वो बैड फिलॉसफी है और कुछ नहीं है। मुझे खुश होना है, मेरे 5 बच्चे होने चाहिए। अमीरियों के जो बच्चे हैं वो आम आदमियों के बच्चे उसे 2 गुने तिगुने होते हैं। जनसंख्या के 2 तबके होते हैं जो अंधाधुंध पैदा करते हैं, एक तो जो बहुत गरीब होते हैं, एक तो जो बहुत अमीर होते हैं। और जो बहुत अमीर होते हैं वो बहुत गरीबों से भी ज़्यादा पैदा करते हैं कंजम्पशन। उनके पास पैसा है ना, तो कहते हैं मैं ये भी कंज्यूम करूँगा ना। और वो फिर यही नहीं करते कि सिर्फ बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो अलग अलग महिलाओं से कई बच्चे पैदा करते हैं। कंजम्पशन, आई विल कंज्यूम एज मैनी विमेन एज पॉसिबल एंड प्रोक्रिएट एज मैनी किड्स एज पॉसिबल फ्रॉम देम। कंजम्पशन। तो पहले तो बहुत सारे हो जाओ, क्यों? इफ आई कैन अफोर्ड इट आई विल डू दैट, बिकॉज दैट्स वेयर हैप्पीनेस लाइज, माई फिलोसफर टोल्ड मी। मैं बहुत सारा हो जाऊंगा और मैं बहुत सारा कंज्यूम करूंगा। जब तक ये फिलॉसफी नहीं चेंज होगी आप नहीं रोक सकते। कैसे रोकोगे यार? फिलॉसफी वही है। आज मैं बात कर रहा था संस्था के एक, वो बोल रहा है कि मैं संस्था में आया हूं, मुझे लगता है कि आई एम लूजिंग आउट ऑन लाइफ। आपकी सारी बातें सही हैं, दिल से इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन मैं वो हूं जो पहले मुर्गा मटन ही नहीं, वो जहाँ से है, जिस क्षेत्र से है देश के, वहाँ बीफ भी खाया जाता है। बोला मैं तो ये सब भी खाया करता था, आपके पास आया, आपने मुझे वीगन बना दिया, मैं बन गया एकदम कट्टर हूं, मैं नहीं छूता कोई भी दुग्ध पदार्थ। बट आई फील एज इफ आई एम लूजिंग आउट ऑन लाइफ। माई सिस्टम when it looks at my batchmates and others, it says यार मेरे को भी चाहिए। मेरे साथ के लोग बेल्जियम में गेट टुगेदर कर रहे हैं, आई फील आई एम मिसिंग आउट ऑन इट। कोई किसी तरीके से पैसे उड़ा रहा है, कोई किसी तरीके से उड़ा रहा है, सब बोल रहे हैं कि यही तो हैप्पीनेस है। जब तक जो परवेडिंग फिलॉसफी है समाज की उसको नहीं बदलोगे, इसका कोई समाधान नहीं है। आप लोग बोलोगे ये इम्प्रैक्टिकल बात है, इम्प्रैक्टिकल नहीं बात है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। यू जस्ट नीड टू चेंज द एजुकेशन। छोटे बच्चे में ये भाव मत डालो कि खुशी और बहुत सारे खिलौने इकट्ठा करने में है। उसको हायर प्लेजर्स से रूबरू कराओ। उसको बोलो ये रही किताब, इसको पढ़, और इसमें जो जॉय है वो तुझे 10,000 के और खिलौने दिलवा भी दूं तो भी नहीं मिलेगा। ले खेल, एक साधारण सी मैं तेरे को गेंद दिए देता हूं, फुटबॉल दिए देता हूं, खेल, और इसमें जो प्लेजर है वो तुझे 10 जगह प्लेन पर ट्रैवल करके भी नहीं मिलेगा। गाना सीख, नाचना सीख। और यही बात मैं आप सब लोगों से बोल रहा हूं जो फाउंडेशन से संबंधित है। हायर प्लेजर्स अपनी जिंदगी में नहीं ला रहे हो ना, तुम संस्था में भी नहीं टिक पाओगे। यूं ही नहीं, हमने यहां पर ये बैडमिंटन कोर्ट खड़ा करा है, वो टीटी टेबल, ये जिम। बार बार बोला करता हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखो, नाचना सीखो, गाना सीखो, खेलो, जाओ, जिम ज्वाइन करो। गर्मियां चल रही हैं, स्विमिंग क्यों नहीं करते? ये सब नहीं करोगे तो वही होगा कि वो जो घटिया किस्म के प्लेजर थे वो तो सर आपने हमारी जिंदगी से हटा दिए। पर अब मेरा पूरा सिस्टम कहता है कि वेयर इज द ऑल्टरनेट प्लेजर। तो वो जो ऑल्टरनेट प्लेजर है, बाय विच आई मीन द हायर प्लेजर, उसको तो जिंदगी में लाना पड़ेगा ना। यही एजुकेशन है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कैसे आनंदित हुआ जा सकता है बिना कंजम्पशन के। आप बांसुरी बजा लेते हो, फ्लूट, ठीक है, लकड़ी लगती है उसमें, बिना लकड़ी की भी शायद आने लग गई हो। आपको आनंद मिल गया, किसी का कोई नुकसान हुआ? जंगल कटे, पौधे, पक्षी, पशु कुछ मरे, कुछ नहीं हुआ, आनंद भी मिल गया।
जब तक मानवता इस तरीके से आनंद पाना नहीं सीखती, तब तक वो अपनी घटिया खुशी के लिए पूरी पृथ्वी का नाश करती ही रहेगी। वही है क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी। और उसका समाधान ना तो पेड़ लगाने से हो जाना है, ना ईवी खरीदने से हो जाना है। झूठ बोलना बंद करो अपने आप से। जो बिल्कुल जेन्युइन, सिंपल, इनएक्सपेंसिव प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं, हमने अपने आप को उनसे तो कर लिया वंचित। दो लोग हैं, वो चुपचाप एक पतली सी सड़क पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, घंटे भर बात करते रहे। ये एक एपिसोड ऑफ जॉय क्यों नहीं है, बताओ? पर ऐसा रिश्ता हमारा किसी के साथ होता ही नहीं। मजेदार चीज है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। 1 रुपया नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। दो लोगों ने सिर्फ क्या करा, वॉकिंग करी और उसमें आनंद आ गया। बिल्कुल कुछ भी लगा क्या? कुछ नहीं लगा, बल्कि कैलोरी और जला ली। घंटे भर वॉक करा, बढ़िया। पर हमें ये प्लेजर नहीं पता। हमें प्लेजर यही पता है कि ओए चल पार्टी करते हैं, ओए। और पार्टी माने क्या? वहां जाके बोल रहे तू ये टंगड़ी चिकन ले आ, तू हमारे खुश होने का मतलब ही होता है कि दुनिया बर्बाद हुई। होमोसेपियंस, मनुष्य खुश हुआ और प्रकृति तबाह हुई। आपकी खुशी में देखिए आप कितनी तबाही करते हो। सबसे ज्यादा तबाही आप करते ही तब जो आप खुश हो जाते हो। आप खुश हो जाते हो, आप टूरिज्म के लिए निकल जाते हो, कर दी प्रकृति बर्बाद। आप खुश हो जाते हो, आप पार्टी करने लगते हो। आप खुश हो जाते हो, आप सेक्स करने लग जाते हो। आप खुशी में जो कुछ भी करते हो या खुशी के लिए जो कुछ करते हो, उसी में तो दुनिया बर्बाद हो गई। और हमारी जो ये नहीं है, मैं अभी इसमें कुछ कैपिटलिज्म को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। इस मामले में जो कैपिटलिज्म है, जो कहता है भोगो भोगो भोगो, पूंजीवाद और परंपरा दोनों इसमें बिल्कुल एक साथ हैं। दोनों का चोली दामन का साथ है। कृपा करके जो परंपरावादी हैं ये ना कहें कि अरे हाँ आजकल जमाना खराब आ गया है, ये नई चीज है वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इसने पृथ्वी बर्बाद कर दी। सॉरी सर, आपकी जो इंडियन परंपरा है वो भी यही कहती है भोगो भोगो भोगो। वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो बोल रहा है वही बात आपकी देसी परंपरा भी बोल रही है। सिर्फ एक चीज है जो इन दोनों से अलग बात बोल रही है, वो है भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन एक तरफ है और भारतीय परंपरा और पाश्चात्य पूंजीवाद ये एक तरफ है। भारतीय परंपरा और भारतीय दर्शन बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। भारतीय परंपरा तो भोग का बहुत ही समर्थन करती है। सबसे पहली बात, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये क्या है? ये परंपरा है ना। दूधो नहाओ पूतो फलो माने बच्चे पैदा करो और प्रकृति का दोहन करो। भैंस पकड़ लो, गाय पकड़ लो, ऊंट पकड़ लो, जो मिले पकड़ लो और उसको बांध लो, उसका गर्भाधान करा दो, उसका दूध दूहते रहो। दूधो नहाओ पूतो फलो। खुशी का मतलब ही क्या होता है? घर में गाड़ी आती है, उसको मंदिर ले जाओ, पंडित जी उस पर स्वास्तिक बनाते हैं। धर्मस्थलों का मतलब क्या होता है कि हमारी जितनी भोग की कामना होती है वो सारी कामनाएं लेके वहां जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कामना पूरी हो जाए। और जिन जगहों पर मनोकामना पूरी होने की जितनी प्रसिद्धि हो जाती है वो जगहें उतनी विख्यात हैं, वहां उतना फुटफॉल होता है। तो हमारी परंपरा भी भोगवादी ही है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमारा दर्शन भोगवादी नहीं है। भारत का दर्शन अद्भुत है। जब तक भारतीय बच्चे को भारतीय दर्शन में दीक्षित नहीं किया जाता, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी नहीं रोक पाओगे।
ये बात पश्चिम थोड़ी थोड़ी समझने भी लग गया है, वो करने लग गए हैं बात। वो कहने लग गए हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग चीज है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ नहीं। और डेवलपमेंट सटल भी हो सकता है, डेवलपमेंट इनर भी हो सकता है, ग्रोथ इज आउटर। ग्रोथ नहीं चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट तो ये भी हो सकता है ना कि मैंने शेक्सपियर के सारे नाटक पढ़ डाले, ये भी है। तो पश्चिम कहने लग गया है कि हमको और उपभोग नहीं करना, हम जहां तक पहुंच गए पर्याप्त है, बल्कि अगर इससे भी नीचे जाना हो तो हम तैयार हैं। वो इसके लिए भी तैयार है, डी ग्रोथ, ये कॉन्सेप्ट वहां चल रहा है। बोल रहे हैं हम डी ग्रोथ के लिए भी तैयार हैं। पर भारत में भी यही चल रहा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ओए और ला भाई। पिछले 100-200 साल का ना हमारा भुखमरी का इतिहास हो गया है, और जिसका भुखमरी का इतिहास हो जाता है उसको जब मिलना शुरू होता है तो फिर वो अंधाधुंध खाता है। हम अभी उसी फेज से गुजर रहे हैं कि अंधाधुंध खाओ। ये अंधाधुंध खाना नहीं चल पाएगा। भारत दुनिया का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है। हम अगर चाहेंगे कि हम अपनी जनसंख्या भी जैसे बढ़ा रहे हैं ऐसे ही बढ़ाएं, या जितनी है इतनी ही रखें, और जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी हम अमेरिका जर्मनी जितना करें, नहीं चलेगा। जितनी जनसंख्या है उतनी भी नहीं चल सकती, जनसंख्या को कम होना पड़ेगा। मैं जनसंख्या नियंत्रण की नहीं बात कर रहा, मैं जनसंख्या घटाने की बात कर रहा हूं। बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, खासकर उन्हें बहुत बुरा लगता है। वो बोलते हैं देखो इनकी बातें सिर्फ हिंदू सुनते हैं, हिंदुओं की जनसंख्या कम हो जाएगी, सब मुसलमान छा जाएंगे। भाई मैं हिंदू मुसलमान सबसे बोल रहा हूँ, और पृथ्वी हिंदू मुसलमान नहीं देखती, प्रकृति पर्यावरण हिंदू मुसलमान नहीं देखते। मेरी बात मुसलमान भी सुन रहे हैं। हम 810 करोड़ हैं अभी। कितने हैं पृथ्वी पर? हम 810 करोड़ हैं। 810 करोड़ लोग पृथ्वी नहीं झेल सकती, इसे कम होना होगा। और जितना अभी भी पर कैपिटा कंजम्पशन चल रहा है उतना भी हम नहीं झेल सकते, उसे भी कम होना होगा। और अभी जो कंजम्पशन है बहुत एसिमेट्रिक है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो लगभग 50% कंजम्पशन के जिम्मेदार हैं। दुनिया की जो शीर्ष 2-4% आबादी है पैसे के मामले में, वो दुनिया के लगभग 50% कंजम्पशन और एमिशन की जिम्मेदार है। इनको पकड़ के ठीक करना पड़ेगा। ये तो छोड़ दो कि हमारे रोल मॉडल बनेंगे, इनको जेल में डालना पड़ेगा, या इनसे सीधे कहना पड़ेगा कि कंजम्पशन टैक्स निकालो। समझ में आ रही है बात? आइंदा ये सब मत करना कि मैंने एक पेड़ लगा दिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, या कि मैं तो देखो ईवी चलाती हूं। तुम्हारी ईवी कम से कम भारत जैसे देश में कोई अर्थ नहीं रखती, कुछ नहीं है ना ईवी से। मैं नहीं कह रहा हूं डीजल गाड़ी खरीद लो, उल्टा मत समझ लेना कि कल से आगे पेड़ काटने शुरू कर दिए कि देखिए आपने ही कहा था पेड़ लगाने से कुछ होता नहीं तो काट ही देते हैं इनको। दादा कुतर्क मत करने लगना। मैं कह रहा हूं ईवी निश्चित रूप से पेट्रोल या डीजल से बेहतर है, लेकिन उससे कुछ, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और ईवी उसका बहुत छोटा इलाज है। नो कंजम्पशन है ना। देखो इसको ये भी दिखाया, इसको नहीं चाहिए, तो ये भी दिखाया, इसको नहीं चाहिए। तुम लोग क्या समझ रहे हो ये यूं ही है? वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है कि छोटा सा हूं लेकिन सबको बताऊंगा जीना कैसे है। कोई कुछ दिखाए, हमें क्या बोलना है?
हाइयर प्लेजर ले रहा है। आचार्य जी बोल रहे हैं वो रस विभोर है, एकदम वो गीता गंगा में इस वक्त डुबकियां ले रहा, आनंद है। क्या करेगा वो इस तरह के सब भोग पदार्थ का? ऐसे ही होना है। समझ में आ रही बात ये? यही पीढ़ी है जो बचा सकती है। इन्हीं को सही शिक्षा दे दो तो बच जाएंगे, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है।